बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी डिस्कशन थ्योरी पे ज़्यादा है और जो पास पेपर हैं वो भी थ्योरेटिकल हैं, थोड़ा बहुत वारंटी की कैलकुलेशंस वगैरह इन्वॉल्व होंगी। हम 37 कर रहे हैं आज इंशाल्लाह। 37 का आखिरी हेडिंग रीस्ट्रक्चरिंग और वारंटी करके IAS 10 करेंगे। IAS 10 छोटा चैप्टर है, पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स जिसे कहते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है बेटा? दोबारा से तरतीब देना। तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, ठीक है। IAS 37 के कौन से पैराग्राफ हैं? 70 to 71। इस स्लाइड में ये दो पैराग्राफ्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्लान्ड एक्टिविटी विच चेंजेस स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस का मतलब मार्केट्स एक्सटेंड कर लो, श्रिंक कर लो, क्लास ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज कर लूँ, डिक्रीज कर लूँ। बिज़नेस को करने का स्कोप जो है, जिन पैरामीटर्स में पिछला बिजनेस फॉल कर रहा था, आप उसमें क्या करने लगे हैं? चेंज लाने लगे। जैसे स्टैंडर्ड का स्कोप होता है, मतलब ये स्टैंडर्ड किन एरियाज़ में अप्लाई होता है, तो यहाँ आपका बिजनेस किस क्लास ऑफ कस्टमर पे अप्लाई हो रहा है और किस मार्केट सेगमेंट पे अप्लाई हो रहा है। मैनर ऑफ बिजनेस, हाउ टू रन द बिजनेस। मैनर ऑफ बिजनेस का मतलब पहले जो बिजनेस आप रन कर रहे थे, बिजनेस रन करने का अंदाज बदलने लगे हैं। कोरोना के बाद जो है एक नया अंदाज टीचिंग का आया और वो था ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? किसी पर्टिकुलर लोकेशन में अपने किसी सेगमेंट या किसी ब्रांच को बंद करने लगा। इसका मतलब मार्केट क्या करने लगा? मैं स्टॉप करने लगा, श्रिंक करने लगा। रीलोकेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। बिजनेस वही करूँगा, बंद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पंजाब से निकल के कहाँ जाने लगा हूँ? सिंध में जाने लगा हूँ। इसे कहते हैं रीलोकेट करना अपनी ब्रांचेस को, अपने बिजनेस को। एलिमिनेशन ऑफ अ लेयर ऑफ मैनेजमेंट। आजकल डाउन साइजिंग के ज़माने चल रहे हैं, रिसेशन चल रहा है, महंगाई का दौर है, इसलिए अक्सर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव से शुरू हो रहे हैं और उसकी लेयर्स बन रही है। BM में शायद टीचर ने पढ़ाया हो, या I2B में, स्ट्रेटेजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। तो इसलिए आज का टैक्टिकल लेवल जो है ये बेचारी रिस्क पर है, क्योंकि ये हाई पेड होते हैं और इनका काम नॉर्मली सुपरवाइज करना होता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट किससे इन्वॉल्व हो रही है? ऑपरेशनल मैनेजमेंट से। और टैक्टिकल लेवल का जो बर्डन है बिजनेसेस पे, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। इसे कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर लेयर को ही एलिमिनेट कर देना, ठीक है। फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन, बेसिक तौर पे बिजनेस की रीऑर्गेनाइजेशन कर देना। इसमें कस्टमर भी आ जाता है, इसमें प्रोडक्ट भी आ जाता है, इसमें मार्केट भी आ जाती है। ओवरऑल रीऑर्गेनाइज करने को ये 4 वर्ड्स यूज़ किए 37 ने, कि अगर रीस्ट्रक्चरिंग का कोई MCQ आ जाए कि रीस्ट्रक्चरिंग की एग्जांपल ये है, तो ये 4 हैं। किसी लोकेशन में बंद करना, रीलोकेट करना, मैनेजमेंट की किसी लेयर को एलिमिनेट करना, और फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन। अब पॉइंट क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग है क्या? दोबारा से तरतीब देना। और भाई एक कमरे को दोबारा से तरतीब दें तो उस पर ख़र्चा होता है। तो अगर बिज़नेस को दोबारा से तरतीब देंगे तो उस पर क्या होगा? ख़र्चा होगा। तरतीब देना कब है? फ्यूचर में। तो फिर अमाउंट और टाइम दोनों अनसर्टन हो गए। क्या क्रिएट करेंगे? प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया मेट, रिकग्निशन क्राइटेरिया मेट हो गया, तो फिर आप क्या क्रिएट कर दोगे? प्रोविज़न क्रिएट कर दोगे। तो मैं आपको प्रोविज़न क्रिएट करना तो बाद में सिखाऊंगा, पहले ये देखेंगे कि प्रोविज़न क्रिएट करने के लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट होना ज़रूरी है। ऑब्लिगेटिंग इवेंट या बाय लॉ होगा या फिर कंस्ट्रक्टिवली होगा। कंस्ट्रक्टिवली हुआ तो हम पीछे पड़ चुके हैं, या तो हमारी पब्लिश्ड पॉलिसी है, या माजी का हमारा कोई एक्ट है, या करंट हमारी कोई स्टेटमेंट है। अगर ये 3 चीज़ें हो गई और अनाउंस भी हो गई, किन्हें अनाउंस हुई? थर्ड पार्टी जो इसके साथ डायरेक्टली लिंक है, जिसने अफेक्ट होना है, और उनके माइंड में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो चुकी है, तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन चुकी। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पे अगर प्रोबेबल हो गया आउटफ्लो और एस्टीमेट भी रिलायबली मैयर हो गया, तो अब आपको प्रोविज़न
क्रिएट करनी पड़ेगी। अब कौन से पैराग्राफ दिखाया हूँ? 70 एंड 78। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जब होगी जब रीस्ट्रक्चरिंग का क्या हो, आपका डिटेल्ड प्लान हो। अक्सर अब्बा जी घर में बैठ के कहते हैं यार मैं मकान चेंज करने का मूड कर रहा हूँ, मैं अपनी जो शॉप है वो इस इलाके से लेकर मेन मार्केट में लेके जाने की सोच रहा हूँ। क्या डिटेल्ड प्लान है अब्बा जी के पास? अभी नहीं है। अभी तो घर में बैठे कई दफ़ा वो बात कर रहे होते हैं, कई दफ़ा कह रहे होते हैं, कई दफ़ा सोसाइटी से डिस्टर्ब होकर कहते हैं कि हमने सोसाइटी चेंज कर लेनी है। जैसे फैज़ान के वाली साहब कई दफ़ा कहते हैं यार पढ़ाकू मैंने ना अब अपनी लोकेशन चेंज करनी है। अब ये इसके बाद अब क्या है, उनके जहन में आती है लेकिन कोई डिटेल्ड प्लान नहीं है। अगर डिटेल्ड प्लान हो जाए तो अभी भी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है। आप देखें डिटेल प्लान के साथ क्या चाहिए, अनाउंस कर दिया है मेन फीचर्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। अब क्या बनने जा रही है भाई, क्या बनने जा रही है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पहली कंडीशन, डिटेल्ड प्लान, और दूसरा रीस्ट्रक्चरिंग के जो फीचर्स हैं वो अनाउंस हो जाए बिफोर द एंड ऑफ द, हमारे पीरियड के एंड होने से पहले डिटेल्ड प्लान भी बन चुका और वो अनाउंस भी हो चुका। हालांकि रीस्ट्रक्चरिंग का वो नहीं है फ्यूचर में। भाई अगर रीस्ट्रक्चरिंग हो गई तो इस टॉपिक से लिंक ही नहीं करती है, तो टॉपिक ही प्रोविजन क्रिएट करने का। तो फिर जहन में रखेंगे रीस्ट्रक्चरिंग अभी हो ही नहीं है, हो गई तो ये टॉपिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। फिर तो रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्या करेंगे? प्रोविजन मेक कर देंगे। अगली बात सुने, आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, यानी आपका डिटेल्ड प्लान और अनाउंसमेंट रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुई तो फिर क्या करेंगे? डिस्क्लोजर देंगे। क्यों इतना ज़रूरी हो गया कि रीस्ट्रक्चरिंग का डिस्क्लोजर दे रहे हैं, हालांकि अभी अनाउंस भी नहीं किया, बिफोर रिपोर्टिंग पीरियड अनाउंस भी नहीं किया, डिटेल्ड प्लान भी नहीं है और फिर भी डिस्क्लोजर दे रहे हैं। याद रखिएगा जब तब्दील करना हो किसी चीज़ को तो ये एक कंसिडरेबल ट्रांजैक्शन होती है। बिजनेस की लोकेशन चेंज करना, क्लास ऑफ कस्टमर चेंज करना, वे ऑफ बिजनेस चेंज करना, लेयर ऑफ मैनेजमेंट चेंज करना, ये बड़ा मेजर पॉइंट होता है। यूज़र का इस पर बड़ा मेजर इम्पैक्ट होता है। इसलिए IAS 37 ने समझा कि अगर अनाउंसमेंट नहीं भी की है बिफोर द रिपोर्टिंग पीरियड फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, और यहाँ प्रोविजन कर दी तो डिस्क्लोजर तो साथ जाएगा ही जाएगा। आप याद करें जब भी प्रोविजन क्रिएट करते हैं साथ क्या देते हैं? डिस्क्लोजर देते हैं। तो यहाँ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, डिस्क्लोज भी कर रहा हूँ। यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ? सिर्फ डिस्क्लोज कर रहा हूँ। पैरा 75 से 77 पे जाने लगा हूँ। जब डिटेल्ड प्लान बनाएगा तो क्या मेंशन करना ज़रूरी है? पार्ट ऑफ द बिजनेस कंसर्न, प्रिंसिपल, लोकेशन, रिडंडेंसी कॉस्ट। ये रिडंडेंसी कॉस्ट क्या होती है? याद करें, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स FAR 1, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट जिसे कॉस्ट टू सेल कहते थे, उसमें क्या नहीं होता था? रिडंडेंसी कॉस्ट नहीं होती थी, क्योंकि ये एक एथिकल मूव है। आपका एसेट इम्पेयर हो गया, आप उसको अब बिजनेस से निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जो स्टाफ है, जो उसका ऑपरेटर है, उसे फारिग करेंगे। एथिकली मूव के लिए आप उसे 1-2 महीने का नोटिस देके उसके किचन की रनिंग के लिए उसको पेमेंट करते हैं। इसको कहते हैं रिडंडेंसी कॉस्ट। सैलरी नहीं कहना, क्योंकि सैलरी कहेंगे तो एक्सपेंस में जाएगा। ये एक्सपेंस तो होता है लेकिन ये वन ऑफ होता है, इसे रिडंडेंसी कॉस्ट कहते हैं। और ये कभी हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग में नहीं आता। फ्यूचर एक्सपेंसेस, याद है वो स्मोक फिल्टर लगाने के लिए कह रहा था, तो क्या था फिर? इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जब तक गवर्नमेंट का आज मैं अपना बिजनेस सेल कर दूं तो फ्यूचर के एक्सपेंसेस मुझे नहीं कहते, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग के करने पड़ेंगे। 2 एक्सपेंसेस होते हैं, एक बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एक आपके रीस्ट्रक्चरिंग के एक्सपेंसेस होंगे। भाई कह दिया उन्हें? कुछ कह रहे हैं? ठीक है। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, डिटेल्ड प्लान में अब ये MCQ में आ सकता है। क्या आ सकता है? पार्ट ऑफ द बिजनेस कौन सा कंसर्न है? प्रिंसिपल लोकेशन बिजनेस की, जिसको आप जिसकी तरतीब चेंज कर रहे हैं। रिडंडेंसी
कॉस्ट कितनी लगेगी, रीस्ट्रक्चर से रिलेटेड फ्यूचर एक्सपेंसेस कितने हैं, और किस दिन आप रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लान बनाना एक है, उसको अनाउंस करना दो है, उसको इम्प्लीमेंट करना तीन है, उसको कंक्लूड करना चार है। ओके, अब यहां से आ क्या सकता है, MCQ, और 100 है। अब तो अंदाजा हो गया होगा, 2-3 पेपर दे दिए, अब अंदाजा हो गया कि आई कैप का एक नहीं है, आई कैप का 100 है भाई। इम्प्लीमेंटेशन एंड अनाउंसमेंट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, डिसमेंटलिंग द प्लांट। क्यों, जब बिजनेस बंद करेंगे तो उस प्लांट को डिसमेंटल करेंगे, और डिसमेंटल करने में कॉस्ट आएगी, उसे कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट, और उसकी प्रोविजन कैलकुलेट करना मैंने सिखा दी, इंडिविजुअली भी सिखा दी और लीज के साथ भी सिखा दी। अगले वीक से इंशाल्लाह डेफर्ड टैक्सेशन के साथ भी सिखाऊंगा, फिर फाइनल अकाउंट के साथ भी इंशाल्लाह, और फिर कंसोलिडेशन के साथ भी। इसलिए मैंने डिसमेंटलिंग पे 4 दिन लगाया, क्योंकि ये 4-5 टॉपिक में यूज़ होती है। सेलिंग एसेट्स, फिर क्या है, पब्लिक अनाउंसमेंट। अब पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या है, अराइज वैलिड एक्सपेक्टेशन इन, यहां से आती है अगले के जहन में वैलिड एक्सपेक्टेशन कस्टमर के, सप्लायर्स के और एम्प्लॉइज के, कि ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है बिजनेस का ये रिस्ट्रक्चर होने जा रहा है। ये वो पार्टीज हैं, अफेक्टेड पार्टीज। पब्लिक एट लार्ज बहुत कम होती है, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज तो हर ऑर्गेनाइजेशन ही की इंटरेस्टेड पार्टी होती है, मेन होती है आपके कस्टमर, सप्लायर और एम्प्लॉइज। प्रेजेंटली कमिटेड टू रिस्ट्रक्चरिंग। अब यहाँ पे देखने क्या करेंगे, डिसमेंटलिंग होगी, एसेट्स सेल होंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट हो रही है, और प्रेजेंटली कमिटेड टू रिस्ट्रक्चरिंग। ये जैसे ही अनाउंसमेंट होगी आप क्या हो जाएंगे, कमिटेड हो जाएंगे, भाई अब आपको करना पड़ेगा, यू कांट अवॉइड योर रिस्ट्रक्चरिंग। और अगर अवॉइड करेंगे तो मैं आपको सिखा चुका ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, जब कभी आप अवॉइड करते हैं तो फिर आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ती है। ये क्या है, किसकी मेजरमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट की मेजरमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट की मेजरमेंट, जिसकी आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है। अब प्रोविजन क्या होगी, रीस्ट्रक्चरिंग एक एक्टिविटी है, इससे रिलेटेड कई एक्सपेंसेस होंगे। याद करें वैल्यू इन यूज, FAR 1 में क्या था, ये इंक्लूड करो और ये इंक्लूड, ये एक्सक्लूड करो। यहाँ पर भी मैंने 2 ही बुलेट बनाए हैं, एक इंक्लूड का बनाया और एक, अब यहाँ पर मेरी चलेगी, आपकी चलेगी, या 37 की चलेगी। 37 बताएगा कि किन खर्चों को आपने रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन में लेना है और किन खर्चों को आपने रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन में नहीं लेना। फिफ्टी पे एक छुट्टी तुम्हारी बनती थी, अगले इस कमिंग वीक में करेंगे इतवार को इंशाल्लाह। उसमें भी रहती है, इंट्रो की तो नहीं रहती, वो भी रहती होगी, है ना। चलो चलें जी। A restructuring provision shall include only the expenditure arising from the necessarily entailed by the restructuring and not associated with the ongoing activities of the, यह बात समझें, रीस्ट्रक्चरिंग है रोकने का नाम, ऑनगोइंग है चलने का नाम। तो जो चलने वाले एक्सपेंसेस हैं, अब ये ना हो कि आप देख रहे हो ये वॉक कर रहा है, चलने वाले एक्सपेंसेस ऑनगोइंग का मतलब बिजनेस ऐसे ही चलता रहे, तो जो खर्चे होंगे उसे क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और रीस्ट्रक्चरिंग में आपने उन एक्सपेंसेस को कंसिडर जो आपकी लोकेशन के बंद होने पर, रीलोकेट होने पर, और एलिमिनेशन ऑफ अ मैनेजमेंट लेयर के साथ, ये जो चीजें हैं अगर इनसे रिलेटेड कोई एक्सपेंस है वो रीस्ट्रक्चरिंग का एक्सपेंस कहलाएगा। जो आपके ऑपरेशन चलते रहेंगे वो आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। अगली बात सुने, मैंने पंजाब की ब्रांच बंद की और सिंध में ब्रांच ओपन कर ली। सिंध ब्रांच के ओपन होने में जो खर्चे होंगे वो रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी,
मसलन ये आपकी टीम बैठी हुई है, इन दो को मैंने रिडंडेंट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि पंजाब की डिवीजन बंद कर रहा हूं, अब ये रीस्ट्रक्चरिंग है। इन दो को मैंने सराइकी सिखवाई, सिंध में जा रहे हैं ना, सिंधी सिखवाई, सराइकी सिखवाई, क्योंकि इन्हें वहां ट्रांसफर कर रहा हूं। अब बताएं जी रीस्ट्रक्चरिंग है? नहीं, ये तो वहां के प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस हैं, ये तो वहां के प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस हैं। इस भाई ने कहा जनाब पंजाब में तो मैं बाइक चला लेता हूँ, सिंध बड़ा जो है रेती इलाका है, मैंने वहाँ पर बाइक नहीं चलानी, मुझे आपको कार लेके देनी पड़ेगी। अब ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए कार अरेंज कर रही है। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग का एक्सपेंस नहीं है, ये उस डिवीजन के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फॉल करेगा। तो बात को समझ लें, एक है रीस्ट्रक्चरिंग और एक है ऑन गोइंग। ऑन गोइंग में करंट भी आ जाते हैं और जो तब्दीली के बाद प्रोजेक्ट बनेगा वो भी ऑन गोइंग में आएगा। बच्चा क्या समझता है जो आजकल चल रहा है ऑलरेडी ये ऑन गोइंग है, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद की जो शक्ल होगी वो ऑन गोइंग नहीं है। नहीं बच्चों, सिर्फ तब्दीली जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग है, तब्दीली के बाद की सारी कहानी जो है वो ऑन गोइंग है। आगे आ जाए, नॉट एसोसिएटेड विद द ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। नेक्स्ट, एक्सक्लूड, तरफ इंक्लूड और दूसरी तरफ एक्सक्लूड। अब ध्यान से, रीट्रेनिंग और इनको ट्रांसफर करवाया। इन्होंने कहा सर पंजाब में तो मैं अकेला था, मैं केपी से हूँ, सिंध भेजेंगे तो मैंने अपनी फैमिली को साथ लेके जाना है, अब मैं इनके लिए वहाँ फ्लैट वगैरह अरेंज कर रहा हूँ, तो इनको क्या कर रहा हूँ? रीलोकेट। और ये जो सिंधी और सराइकी सिखवा रहा हूँ, ये ट्रेनिंग। आगे, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये जितने हमारे एसेट्स वगैरह होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, ये उनकी बात हो रही है। आगे, आइडेंटिफिएबल फ्यूचर लॉसेस अप टू द डेट ऑफ अ रीस्ट्रक्चरिंग। आपने अनाउंस कर दिया कि मैं 3 महीने के बाद रीस्ट्रक्चरिंग करूंगा, तो आज आपने देखा अक्सर शॉप पे लिखा होता है कि सेल के लिए है, और जब आप अंदर जाते हैं तो अक्सर चीज़ें आपको नहीं मिलती। आप कहते हो भाई चीज़ें क्यों नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, जनाब हम बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, हम बिजनेस बंद करने जा रहे हैं। अब मुझे बताएं, वो बॉयज़ जानते हैं, ख़ासकर उन्होंने शहर के लोग जानते होंगे, ज़्यादा माल जो है उससे मालिक खाता है और कम माल दुकान मालिक को खाती है। ये कारोबारी हजरात में एक जुमला बोला जाता है, ज़्यादा माल हो तो मालिक दुकान से खाता है, दुकान में कम माल हो तो दुकान मालिक को खाती है। तो जब आपने रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर दी तो आप ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं। जब बंद करने जाएंगे तो चांसेस आर देयर कि आप किस में जाएंगे, लॉसेस में जाएंगे। इन लॉसेस को ऑपरेटिंग लॉसेस कहते हैं, इन लॉसेस को ऑपरेटिंग लॉसेस कहते हैं, और ये लॉस अवॉइड हो सकता है। कैसे? आज आप बंद कर दें, आज आप बंद कर दें तो अगले 3 महीने के आपको लॉसेस नहीं बियर करने पड़ेंगे। IAS 37 कहता है रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगी 3 महीने के बाद। इन 3 महीनों में अनाउंसमेंट से लेकर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के दौरान आपके अगर ऑपरेशंस का लेवल डाउन होगा तो आप नुकसान में जाएंगे। इस नुकसान को आप रीस्ट्रक्चरिंग का नुकसान नहीं कहेंगे, इसे आप क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग लॉसेस, और ये भी कभी रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। लॉजिक थोड़ी बहुत बनती है कि सर रीज़न तो रीस्ट्रक्चरिंग हुई ना, अगर रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस ना करते तो ये हालात भी पैदा, तो हम ही अक्लमंद नहीं है। IASB के सारे मेंबर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते हैं और उनकी उम्रें भी गुजर चुकी होती हैं, तो ये पॉइंट तो उन्होंने भी कहा होगा, फिर उनका इस पॉइंट पे एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्होंने कहा नहीं भाई किसे क्या करना है, एक्सक्लूड। तो मैं ये नहीं कहता कि आप गलत सोचते हो, हमारी सोच IASB से नहीं मिलती इसलिए स्टैंडर्ड में वो बात नहीं होती। जैसे अब्बा जी कई फैसले करते हैं आपके मुतालिक, कई पॉइंट्स पे आप अब्बा जी से एग्री नहीं करते, तो एग्री ना करने का क्या मतलब है, अब्बा जी ने जो फैसला किया उसे मानेंगे नहीं, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे बड़े CA में कौन है, IASB, रिपोर्टिंग में हमारे बड़े IASB। हम कहें यार इसे होना चाहिए था, भाई होना चाहिए था, है नहीं, तो अपने दिल पे नहीं चलना। सर अंसारी मेरा दिल नहीं मानता, दिल तो आपका पढ़ने को ही नहीं मानता, पता नहीं कैसे सुबह उठ के आ जाते हो। आगे, गेन्स ऑन द एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ
अभी हमने पिछले पेज पे कहा जब रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो एसेट्स डिसमेंटल होंगे, सेल होंगे, जब वो सेल होंगे तो उन पे गेन या लॉस आएगा। रीस्ट्रक्चरिंग कह रही है IAS 37 कह रहा है, उसे मैं यहाँ नहीं देखूंगा, उसको मैं 37 के बजाय कहाँ देखूंगा, IAS 16 में। इससे जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया था तो क्या कहा था, डिसमेंटलिंग कॉस्ट में पैसे जाने हैं, ठीक है, और गेन से पैसे आने हैं। दिल कह रहा था दोनों को क्या कर दें, नेट कर दें। 37 ने क्या कहा, 16 मेरा दोस्त है, उसके साथ मैंने पंगा नहीं करना, गेन लॉस उधर आएगा, डिसमेंटलिंग इधर आएगी। अब 37 क्या कह रहा है, तो मैंने पहले भी समझाया, गेन ऑन एसेट या लॉस ऑन एसेट 16 में जाएगा और रीस्ट्रक्चरिंग वाला पॉइंट 37 में आएगा। जब कभी रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो एसेट्स को क्या करेंगे भाई, शिफ्टिंग करते हैं तो अम्मा पुरानी चीजें बिकवा देती है ना, और अक्सर वो पैसे मेड को दे देती हैं। वो तो अम्मा की दरिया दिली है कि वो मेड को दे देती हैं, हमारे बस में हो तो हम मेड से भी ले लें। और मेड से तो नहीं कभी उधार लिया, नहीं। चलो आओ आगे, अब क्या है फ्यूचर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। जी भाई, पास पेपर ओपन करें, पास पेपर ओपन करें भाई। बुकलेट नहीं है आपके पास, चले 2 पेज ब्लैंक छोड़ दें, रीस्ट्रक्चरिंग की हेडिंग के बाद 2 पेज ब्लैंक छोड़ दें, देखेंगे 2 पेज ब्लैंक छोड़ दें। अभी आता हूं पास पेपर पे। हेडिंग बनाएं, वारंटी क्लेम्स, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी। ले आ इधर यार, जरा वारंटी छोड़े, इसी का पास पेपर का एक पोर्शन मेरे पास है, पहले मैं रिडंडेंसी कॉस्ट करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑटम 19 में आया था, क्वेश्चन नंबर 7 था। इतने पार्ट के मार्क्स जो थे वो 4 थे, इतने पार्ट के मार्क्स क्या थे। अब हम क्वेश्चन की लेंथ करके कहते हैं ओए मारे गए, ओए लुट गए, ओए लुट गए, ओए, और नहीं लुटे अल्लाह के बंदो, 2 मिनट का काम है, पढ़ो। लुट तो तुम पहले ही चुके हो, इंसान बनो। क्वेश्चन देखो, इंसान बनो। TL is in the process of finalizing its financial statement for the year ended 30 जून 19। ईयर एंड कब है, 30 जून 19 को। फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर मोटू। अली का बेचारे एक दिन आता है, फिर आंधी चल जाती है, फिर वो अगले दिन डर के बैठ जाता है। चलो, इन मई 19 अकाउंटिंग पीरियड में हुआ, क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया टू रीलोकेट इट्स रीजनल ऑफिस फ्रॉम मुल्तान टू, ठीक है भाई, डिसाइड कर लिया, रीलोकेशन कर रहा है। अच्छा, इन दिस रिस्पेक्ट अ डिटेल्ड प्लान वाज अप्रूव्ड, प्लान भी अप्रूव हो गया बाय द मैनेजमेंट एंड अ फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट वाज मेड इन। लो भाई, प्लान भी बना, डिटेल बना, अनाउंस भी हुआ और पब्लिक को अनाउंस भी हो गया। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई, कब बनी, जून में मेरा ईयर एंड। रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन चुकी, आगे चलें। TL हैज प्लान टू कंप्लीट द रीलोकेशन बाय दिसंबर 19। कंप्लीट कब होगी, अगले साल, अगले साल प्रोविजन क्रिएट होगी इसी साल। आ जाए, द रिलेटेड कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का मतलब अंदाजा, और प्रोविजन अंदाजे का ही नाम है। रिडंडेंसी पेमेंट कितनी आ गई, 20। अब लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। In 99% of past papers, in 99% of past paper, only relevant cost of restructuring appears in exam questions, appears in
एग्जाम क्वेश्चंस इज रिडंडेंसी कॉस्ट। क्यों बेचारे को फारिग करना पड़ रहा है? रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो या पढ़ रही है या पढ़ रहे होगे? रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ी थी, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है यार, पप्पू टॉपिक है। अगर समझ आ जाए तो आसान, ना समझ आए तो फिर दिमाग घुमाता रहता है। उसके लिए बुनियादी असूल है, यस नो डिसीजन में जो चीज़ तब्दील हो जाए वो रेलिवेंट है, और यस नो डिसीजन में जो चेंज ना हो वो हमेशा इररेलेवेंट है। अब मुझे बताएं, अगर रिडंडेंसी हुई तो रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से हुई, अगर रीस्ट्रक्चरिंग ना होती तो रिडंडेंसी भी ना होती, तो फिर ये रीस्ट्रक्चरिंग के लिए रेलिवेंट कॉस्ट है और इसे मेरी प्रोविजन का पार्ट होना चाहिए। तो रिडंडेंसी कॉस्ट मेरी प्रोविजन का पार्ट होगा। प्रोविजन का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। तो इसे क्या करूंगा? इसको तो इंक्लूड करूंगा प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग में। आगे चलें। अच्छा, 99% यही पॉइंट आता है, 99%। आगे, कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस इक्विपमेंट टू लाहौर। मुल्तान से लाहौर ला रहे हैं जी, रीलोकेट हो रहे हैं एसेट्स, कंटेनर करवाया है आपने, क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, ये रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज एग्रीइंग टू रीलोकेट। पंजाब में लाहौर है, अब मेरे जैसे बंदे को स्कैंस ने एक दफ़ा 2006 में मुल्तान भेजा कि यार उधर ब्रांच ओपन करने, आप उधर चले जाएं। मैं चला गया, उन्होंने मुझे प्रिंसिपलशिप भी दी। उस ज़माने में उस वक्त तो मैं 2-3 साल ही पुराना था, वो भी मिल गई। प्रॉफिट शेयरिंग भी दी उस कैंपस की, वो भी मिल गई। मैं गया, 10-15 दिन तो मैंने खूब जान मारी। उसके बाद मुझे अपनी बेटी भी याद आए, मेरी बेटी की अम्मा भी याद आए। अब मैं हफ्ते की शाम को तो आऊँ तो पीर की सुबह को मेरी सीट हो, लेकिन मैं गोली करवाने की कोशिश करूँ। 1-2 दफ़ा तो हुआ। उसके बाद मैंने कहा भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। पहला रोज़ा मैंने रखा, रोज़ा रखा तो सहरी तो मैंने कर ली अकेले, साथ मेरे ये तनवीर मलिक था मेरा असिस्टेंट गेस्ट हाउस में अपने। उसके बाद मैंने कहा यार ये तो नहीं है, पहला रोज़ा तो कभी ज़िंदगी में नहीं दाएं बाएं खोला। तो मैंने टिकट कटवाई, मैं आ गया। मैंने साजिद साहब को कहा सर ये रखा आपका इंक्रीमेंट, ये रही प्रिंसिपलशिप, ये रही शेयरिंग, मुझे वो पुरानी सैलरी, मैं अपने घर में ही खुश हूँ। उसके बाद मैं नहीं गया। साजिद साहब से भी बड़ी मोहब्बत थी, बड़े प्यारे इंसान है, बड़े अच्छे एम्प्लॉयर। मेरे ख्याल में लाहौर में अगर मैं समझूं तो बेस्ट एम्प्लॉयर जो है मेरी ज़िंदगी में वो साजिद हुसैन साहब हैं। आजी की इंतहा है उस बंदे में। उन्होंने कहा यार अंसारी नहीं जाना, दोस्ती यार भी होती थी उनसे। मैंने कहा सर मेरी तौबा। उस दिन के बाद से मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मैं कहीं जा सकता हूँ। आप लोगों की हिम्मत है, आप घर छोड़ के जो है यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आप ज़िंदगी इंजॉय करते हैं क्योंकि आपके घर में पाबंदी बड़ी होती है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अहमद जैसी चीज़ इंजॉय कर लेता है। ठीक है, आगे आए। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज एग्रीइंग टू रीलोकेट। अब ये भाई पंजाब में है, मिसाल इसलिए दे रहा था कि अगर मैं इन्हें सिंध में भेजूँगा तो आपको पता है पंजाब में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, अगर आबाई शहर ही सिंध में है तो लाजिम आते अपना घर तो जन्नत होता है, चाहे वो ज़मीन का ही कितना सही टुकड़ा क्यों ना हो। लेकिन रीलोकेट कर रहे हैं तो ये रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इसको भी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक्सक्लूड करेंगे। सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द रीलोकेशन। भाई साहब जब रीलोकेशन की कॉस्ट ही रीस्ट्रक्चरिंग में नहीं जा रही तो इस रीलोकेशन को सुपरवाइज करना भी रीस्ट्रक्चरिंग में नहीं जाएगा, इसे भी क्या करेंगे? अच्छा, क्या ये एक्सपेंसेस ही नहीं है? ओ भाई एक्सपेंसेस हैं सर अंसारी, इसमें नहीं शामिल करेंगे। पढ़ें जी। डिस्कस हाउ द अबव इश्यूज शुड बी डील्ड विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ TL for the year ended 30 June. Support your answer in the context of relevant IFRS. अब क्या कहेंगे? डिटेल्ड प्लान है, अनाउंस हो गया और पब्लिकली अनाउंस होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई, कॉस्ट एस्टीमेट हो चुकी है, रिडंडेंसी कॉस्ट रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन में इंक्लूड होगी और ये तीनों स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है। ये एक्सपेंसेस तो हैं लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन का पार्ट। आप बताएं जी इसकी एंट्री क्या पास करो? रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कितने से? 20 से। आसान एरिया है। अगला देखें, पास पेपर है इसमें। ये पास पेपर ये जो मैंने आपको करवाया 4 मार्क्स का,
अच्छा, हमें क्या बीमारी है पता है? हमें क्या बीमारी है बेटा, नहीं है। हमें बीमारी पता है क्या? हमें बीमारी ये है कि आसान चीज़ हमारे पास पड़ी भी होती है लेकिन हमने उससे दिल नहीं लगाना। हमने किससे दिल लगाना है? मुश्किल चीज़ से, आसान चीज़ से हमने दिल नहीं लगाना। ये वो टॉपिक है जिसपे मैंने 9 दिन लगाए हैं, इसलिए कि यहाँ से बोनस क्वेश्चन होता है, तकरीबन बोनस क्वेश्चन, और तकरीबन 10 से 12 नंबर का आ जाता है। 4 नंबर का एक पार्ट है, ये देखें 2-3 पार्ट होते हैं, ये सी पार्ट है, इसका मतलब इससे ऊपर ए और सी कितने मार्क्स का है? 5 का। तो ए बी मिलाएं तो तकरीबन 12 नंबर का पार्ट बनता है। 12 नंबर का लीज आएगा, 12 नंबर का ये आएगा। लीज पे हम सारी जिंदगी लगा देंगे, इसलिए हम कहेंगे मुझे तू अच्छी नहीं लगती। थ्योरी है ना? बोले अब भाई कब आया था? ऑटम 16 में क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 नंबर है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नेपच्यून लिमिटेड विच इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज। ठीक है, 30 अप्रैल 15, नीचे मेरा ईयर एंड देखे, 30 जून 15, 30 जून 16, 30/4/15 को NS बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ द केमिकल डिवीजन विच वाज इनकरिंग हैवी लॉसेस। जी भाई, डिसाइड कर लिया? और भाई डिसाइड कर लिया? अच्छा, डिसीजन पब्लिकली अवेलेबल भी कर दिया। कब? अच्छा, मेरा ईयर एंड कब हुआ? 30/6/15 को। आप सुनना, डिसीजन कब लिया? 30/4/15। अनाउंस कब किया? इसका मतलब 30/6/15 तक डिसीजन था, अनाउंस नहीं था। जब अनाउंस नहीं था तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, जब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं थी तो ना प्रोविजन ना डिस्क्लोजर, क्योंकि डिस्क्लोजर दे दिया तो क्या होगा भाई? डिस्क्लोजर दे दिया तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। भाई डिस्क्लोजर तो जब भी देते हैं, उन्होंने तो क्या नहीं किया भाई, अभी अनाउंस ही नहीं किया भाई। जब अनाउंस नहीं किया तो पब्लिक को तो पता ही नहीं कि आपने कोई डिसीजन लिया। याद देखेगा, बंद कमरों के डिसीजन जो हैं जब तक पब्लिकली ना आ जाए जब तक ओके नहीं होता। कल वो देखें, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से रूल आया है कि आप जो है वो नज़रसानी की अपील दायर कर सकते हैं। अब कल से वो इम्प्लीमेंट हुआ है, क्यों? क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल हो गया। तो ऐसे तो कितने हमारे बड़ों के डिसीजन जो है वो बंद कमरों में हुए हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे और आपको नहीं पता। मुझे नहीं पता वो अपना बबलू जवान जो है फवाद चौधरी, वो क्यों भागा, ये ना आपको पता अभी ना मुझे पता। कभी खोलेगा वो बताएगा कि मैं क्यों भागा। उसे पता था लेकिन उसने अभी पब्लिकली नहीं बताया। वो यही कहेगा यार वहाँ पे ना कोई खाने नानचे पड़े हुए थे, मैंने कहा चल भाग के मैं ले आऊँ। ठीक है, आगे आए प्लीज यार, बेटा आपस में कमेंट नहीं। एनएल कमेंस्ड नेगोशिएशन विद वीनस लिमिटेड इन मार्च 16। मार्च 16 कौन सा है? ये वाला, 30 जून 16 वाला। द सेल वॉज फाइनली एग्जीक्यूटेड ऑन 31 जुलाई 16, मेरे अकाउंटिंग पीरियड के बाद। अब मेरे 2 अकाउंटिंग ईयर हैं, एक है मेरा 1/7/14 से शुरू होके 30/6/15 और दूसरा है 1/7/15 से 30/6/16। ये 2 हैं। अब ये जो साल है इसमें कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि डिसीजन हुआ है, पब्लिकली अभी अनाउंस नहीं हुआ। जबकि यहाँ क्या है, ये वाला, ये इधर फॉल कर रहा है। अगर इधर फॉल कर रहा है तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। अच्छा, आपने नेगोशिएशन कब शुरू की? मार्च में। एग्जीक्यूट हुआ 1/7/16 से 30/6/17 पर। यहाँ एग्जीक्यूशन हो रही है। यहाँ क्या हो रही है? एग्जीक्यूशन। यहाँ अनाउंसमेंट, यहाँ सिर्फ डिसीजन है। तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। अगर बन गई तो मुझे इस साल के एंड में रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन एस्टिमेट करनी है। ऑल दो रीस्ट्रक्चरिंग होनी कब है? वो तो इस साल होनी है। और हमने क्या कहा, जिस टाइम पर वो इंप्लीमेंट हुई है वो रेलिवेंट नहीं है। अगर मेरे अकाउंटिंग पीरियड में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई और मैं कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकता हूं तो मुझे फिर उसकी प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो यहाँ प्रोविजन क्रिएट नहीं होगी, यहाँ प्रोविजन क्रिएट होगी और यहाँ प्रैक्टिकली रीस्ट्रक्चरिंग की पेमेंट हो रही होगी।
बात को समझे, यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है, यहाँ प्रोविजन की एंट्री बोले एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और इस साल में आपने एग्जीक्यूट कर दिया प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट आएंगे। डिस्क्लोजर लिखा होता वो मैं देख लेता हूँ, प्रोविजन यहाँ पर नहीं बनेगी, यहाँ प्रोविजन बनेगी और यहाँ पेमेंट होगी, यहाँ क्या होगी, पेमेंट। आगे आ जाए, कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। अब ये प्रैक्टिकल खर्चा हो रहा है जुलाई और अगस्त में, इन कनेक्शन विद द क्लोजर ऑफ द डिवीजन वर एज फॉलो। अब आप कहेंगे सर जुलाई और अगस्त में खर्चा हो रहा है, तो याद रखना खर्चा बाद में होता है और एस्टिमेशन पहले होती है। कुर्बानी कब होगी इंशाल्लाह, 29 जून को। आजकल हमारे घरों में कुर्बानी की बातें हो रही हैं, अम्मा बेचारी अपने पैसे इकट्ठे कर रही है, अब्बा जी अपनी सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि कुर्बानी भी अब हज के बराबर हो गई है। जितने पैसों में पहले हज हुआ करता था, अब उतने पैसों में कुर्बानी होगी। तो अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, कोई फरिश्ता आए और पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसी दुआ कर दे कि पाकिस्तान बच जाए, वरना महंगाई का जो लेवल है मेरे दोस्तों वो बचने वाला नहीं है। अब बच्चा यहाँ क्या समझता है, खर्चा प्रैक्टिकली जुलाई अगस्त 16 में हुआ, ये तो मेरे इस अकाउंटिंग ईयर की बात है और मैंने बताना है 15 और 16 में। अब याद रखिएगा ये जो खर्चे इस पीरियड में हुए, इस पीरियड में उनकी एस्टिमेशन होगी, अदरवाइज रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन क्रिएट नहीं हो सकेगी। रिडंडेंसी कॉस्ट प्रोविजन का पार्ट बनेगी। आगे आ जाए, स्टाफ ट्रेनिंग, भाई स्टाफ ट्रेनिंग, ऑपरेटिंग लॉस। क्या कहा था, अनाउंस के बाद आमतौर पे बिजनेस के ऑपरेशन कम होते हैं, लेकिन ये ऑपरेटिंग लॉस अवॉइड किए जा सकते हैं। आज कारोबार बंद कर दूं तो क्या कर सकता हूं, अवॉइड कर सकता हूं। अच्छा, कारोबारी हजरात को भी रोने की बीमारी होती है, सॉरी मैं खुद कारोबारी आदमी हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए, लेकिन माशाल्लाह चला भी रहे होते हैं। तो कोई कहे ना यार लुट गया तो उसे को बंद कर दे, तो क्या कहेगा, नहीं बंद नहीं मैं कर सकता, बंद मैं नहीं कर सकता, बंद मैं नहीं कर सकता। इसलिए भी नहीं कहना चाहिए लुट जाए, फिर अल्लाह को ये बात बुरी लगती है। बस ये कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक अल्लाह के फजल से इंसान ने किसी के पैसे नहीं देने और वो खा पी के ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ये अल्लाह का आज के ज़माने पे उस पर बहुत बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, अब बताएं जी, ऑपरेटिंग लॉसेस कभी भी रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट नहीं बनेंगे, इसकी प्रोविजन कर देंगे, इन दो की प्रोविजन नहीं करेंगे। कौन से साल पूछे, दो। अगर तीसरा साल भी पूछा होता तो क्या कहते, एक्सपेंस इनकर करते, एक्सपेंस को तो एस्टीमेट पहले कर चुके हैं, अब तीसरे साल में प्रोविजन को डेबिट करता और बैंक को इसके लिए और इन दो के लिए क्या करता, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। क्यों, इन दो की प्रोविजन तो क्रिएट नहीं की, ये तो जिस वक्त इनकर होंगे उसी वक्त पे होंगे, और ये मैं प्रोविजन बनाकर फिर पे करूंगा, और ये जब पे होंगे जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी रीस्ट्रक्चरिंग। और अगर आखिर में जाके कहीं मैंने रिवर्स किया तो ये खर्चा अवॉइड हो गया, ये अवॉइड हो गया, इसकी प्रोविजन क्रिएट की हुई थी, आखिरी मिनट में आपने डिसीजन चेंज कर दिया, तो इसकी पेमेंट होगी, इसकी पेमेंट नहीं होगी। आप क्या करोगे, प्रोविजन को डेबिट कर दोगे और एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे, प्रोविजन जिसे रिवर्स करना कहते हैं। पहले एक्सपेंस पिछले साल लिख दिया, आज एक्सपेंस की कमी होगी, और अगर इनकम स्टेटमेंट बन चुकी हुई तो रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट कर देंगे। याद करें, FAR 1 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट, रिट्रोस्पेक्टिवली एरर का नोट, रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली। ओके हो गया। टेंडेंसी है, ये करवा दिया था नहीं, ये तीसरा पास पेपर भी देखें, वो वाला मैं डिस्क्लोजर वाला पॉइंट देख लूँ जरा अपनी बुकलेट पे, ये देखें। तो फिर तो एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, क्योंकि ये एस्टीमेट है ना, इसमें अमाउंट अनसर्टन है, हो सकता है उस वक्त जब रिडंडेंसी करें तो हमें ज़्यादा देना पड़ जाए, तो फिर प्रोविजन तो नहीं बढ़ेंगी ना, क्योंकि उस वक्त तो प्रैक्टिकली दे रहे हैं। एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, और अगर कम हो जाए तो प्रोविजन डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, नहीं भाई एक्सपेंस क्रेडिट हो तो खर्चे में कमी होती है बेटा,
खर्चे में कमी जो है वो लायबिलिटी को कम करती है, ज़्यादा नहीं करती। ठीक है, एक्सपेंस होता क्या है? डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। और इनकम क्या होती है? इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, ये इंक्रीज होगी तो एक्सपेंस अप होगा, ये डिक्रीज होगी तो एक्सपेंस डाउन होगा। जब मैंने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग करवाई थी तो वहाँ जब एस्टीमेट रिवाइज होते थे, एस्टीमेट जब ऊपर जाता था प्रोविजन को क्रेडिट करता था, एक्सपेंस को डेबिट करता था, और अगर डिक्रीज होता था तो प्रोविजन डेबिट होती थी, एक्सपेंस क्रेडिट होता था। ये पास पेपर आप करेंगे। नहीं भाई, जो मैं बोल रहा हूँ वही बात है। उसका मतलब ये है कि जब आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनी नहीं तो फिर आपने डिस्क्लोज भी नहीं करना। जब आपने डिस्क्लोज कर दिया, नहीं, जब आप प्रोविजन करेंगे फिर आप डिस्क्लोजर देंगे। अगर आपने कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनी नहीं, बात को समझो, मैंने एक रूम में डिसीजन लिया और अभी तक लोगों को नहीं बताया, अगर मैं डिस्क्लोज कर दूंगा तो डिस्क्लोज हो गया ना, तो फिर ये क्या बन गई? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। और हम कह रहे हैं कि अभी हमने अनाउंस नहीं करना, तो टीम भाई डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये होगा कि अगर मैंने अनाउंस कर दिया और एस्टीमेट नहीं किया, अनाउंस कर दिया, एस्टीमेट नहीं किया, अब मेरे पास क्या नहीं है? फिगर नहीं है, अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अब मैं क्या कहूँगा कि मैं डिस्क्लोजर दे दूँ। ये मीनिंग है बेटा। गुड क्वेश्चन। आए जी, आप करेंगे मैं करूँ? पढ़ूँ बेटा? बातें नहीं यार, पढ़ाने दो यार प्लीज़, पहले इतनी छुट्टियां होंगी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू जामिल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/12/14। हमारा ईयर एंड, और ये देखें डिस्कस करना है भाई साहब, अम्मा से डिस्कस कर लो, ठीक है। 31/12/14 के टाइम पे जब तेरा बचपन था, कितने साल का था 31/12/14 का? 10 साल का। तूने 10 साल में ही अम्मा से बात कर ली थी। इंसान बनो मोटू। आओ, अक्टूबर में मेरे अकाउंटिंग पीरियड है भाई। मेरा बोलो तो सही यार, क्या यार, जहाज बच्चे मेरी क्लास में आ गई यार। जेडल ने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट सक्खर से कहाँ ले जाएगा? ये शुगर नहीं है, सक्खर है। सक्खर से कहाँ ले जाएगा? कराची। रीलोकेट कर रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग में रीलोकेशन आती है। In this respect, a detailed plan was approved by the and a formal public announcement was made on। मेरे पीरियड में अनाउंसमेंट भी हो गई, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। अब बिठाओ टीम को और क्या करे? रीस्ट्रक्चरिंग एस्टीमेट करे प्रोविजन। जेडल ने प्लान किया कि रीलोकेशन कब कंप्लीट करेगा? जून 15 में, अगले साल। यही हमने कहा है। इम्प्लीमेंटेशन अगले साल होनी है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मेरे अकाउंटिंग पीरियड में बनी तो रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन भी मेरे अकाउंटिंग पीरियड में। रिडंडेंसी कॉस्ट शामिल होगी? अच्छा, रीलोकेशन नहीं, स्टाफ ट्रेनिंग नहीं, रीलोकेशन को जो सुपरवाइज कर रहा है नहीं, अगर ऑपरेटिंग लॉस होता नहीं, फिक्स एसेट की एक्सपेक्टेड गेन होता डिस्पोजल पे नहीं, इसकी प्रोविजन क्रिएट कर दूं। यही मैं कह रहा हूँ। ना इंसान माना नहीं, ऐसे नहीं। मैंने इसलिए आपको लिखा है 99% पास पेपर में यही एक उसने रिडंडेंसी कॉज दी हुई है। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? कितने मार्क्स हैं? अब मुझे बताओ, FR2 वाले पेपर में अगर 5 नंबर ऐसे मिल जाएं और साथ इसका छोटा भाई हो 2-4 नंबर का, 12 नंबर आ जाए तो 38 लेना, 88 में से कोई इशू नहीं है। बाद 1/3 पे तकरीबन चली जाती है। हम करते ही नहीं कोई कैलकुलेशन, साइन लोटो की तरह बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। वो मेरी एक स्टूडेंट है, वो पिछले, मेरी क्या है, पहले से इन्वॉल्व है, मेरे से तो नहीं पढ़ी, लेकिन उसकी मैंने बीमारी देखी है।
वो लेक्चर सुनते रहती है, झूमती रहती है। वो 3 अटैम्प्ट से बेचारी 3 पेपर दिए जा रही है, तीनों दफ़ा फेल हुए जा रही है। मैंने उसे बड़ा समझाया, नाम नहीं बताऊंगा बच्ची का, मैंने बड़ा समझाया, बेटा जो तू अप्रोच ले रही है इससे तूने पास नहीं होना, तूने खुदा ना खास्ता अगली दफ़ा फिर रुक जाना। कहती है क्यों? मैंने कहा आप लेक्चर लेते हो, उसको लिखते हो, एग्ज़ाम प्रेशर आपको लेना ही नहीं आता, आप टेस्ट देती ही नहीं हो। सर मुझसे टेस्ट नहीं दिए जाते। मैंने कहा बीबी बस फिर कुछ नहीं हो सकता। अब उसके बाद नॉलेज का पूरा समुंदर है, उसे पेज तक याद है, उसे आई कैप की बुक के पेज तक याद है, लेकिन पेपर पास नहीं हो रहा। क्यों? वो प्रेशर में जो लिखना होता है, गेम तो वो होती है सारी, 3 घंटे 15 मिनट की गेम होती है, इसलिए आपके टेस्ट कंडक्ट करते हैं। कोई आला हजरत मैडम हो, सर हो, जिन्होंने कल टेस्ट ना दिया हो, जी ज़ियारत करवा दें, क्योंकि टेस्ट में अमीर और गरीब एक जैसे हो गए हैं भाई। क्लास में अमीरों के पास अलहदा मार्जिन है, टेस्ट किसी ने ना दिया, क्यों भाईजान? यार ये बुखार नहीं है यार, ये देख यार कितना तुझे बुखार है, ले यार कितना बुखार है तुझे, ये ले यार कितना बुखार है तुझे, ये ले यार कितना बुखार है तुझे, ये ले यार। नहीं ये इसके साथ है, टॉफ़ी नहीं है वो टॉफ़ी नहीं है। और नहीं मुझे बता ना कितना बुखार है तुझे मेरी जान, कितना बुखार है तुझे? मेरे से ज़्यादा नहीं है तो फिर नहीं, सफ़र में आ नहीं ला। तू जो है वो ऊँटों के सफ़र पे गया हुआ था, वो कुरान में तेरे लिए तो जिक्र है कि मुसाफिर अगर हो तो उसको जो है वो रोज़ा माफ़ है, लंबे लंबे सफ़र करके हज पे पहुँचेगा ऊँट पे। ओ ये तो अहमद का कज़न है, ओ इधर आओ, ये तू यार आइंदा ना, आइंदा हुआ तो फिर आपको पता है मैं आपको हासिलपुर वापस भेज दूंगा, ठीक है? आइंदा मुझे ये एक्सक्यूज़ नहीं देना मैं सफ़र पे था। और कोई बच्चा बच्ची? जी भाईजान क्या? बेटा आप जैसी चीज़ शो में जाने के लिए है, बेटा ये जो अंसारी का शो चल रहा है ना, आप अपनी ज़िंदगी में बस ये शो रख लें, आपकी मेहरबानी, वरना आपका प्रैक्टिकल शो नहीं आना। ये मैं बता दूं, तेरा फंक्शन नहीं होना, इसका फंक्शन नहीं होना। नहीं यार क्या यहाँ पे मैं लगा हुआ, वो शो पे चला गया यार कोई उंगली पकड़ के तो नहीं तुझे ले गए थे ना, तू बस में से नीचे उतर जाता। शरीफ आदमी है आप, ऐसे ना किया करें, आपकी मेहरबानी। अगली दफ़ा किस चीज़ का लेकर आएंगे, इस दफ़ा तो शो ने बचा लिया आपको। और कोई? क्यों भाई टेस्ट क्यों नहीं दिया यार? ये मेरा कोई मानना नहीं है यार, ये शो पे थे, आप लोगों को नहीं पता था कि R2 का टेस्ट है, हम शो पे ना जाए। हाँ आपको गोद में उठा लिया था उन्होंने, नहीं गोद में उठा लिया था उन्होंने, यूं कर लिया था जमील साहब ने, नहीं मैंने नहीं छोड़ना। और कोई? बेटा आइंदा ध्यान रखिएगा मैं मार्जिन नहीं दिया करता। और कोई? भाई साहब आपने टेस्ट दिया था? भाई ने दिया था। बच्चियों ने टेस्ट दिया था? बच्चियों ने माइंड नहीं करना यार, अंसारी साहब तो तमीज़ के आदमी हुआ करते थे, इतने बदतमीज़ क्यों हो गए? ये कर लिया हमने, ये नहीं किया? करो जल्दी से। नहीं इसके साथ ये भी देखना है कि हमने प्रोविजन किस साल में क्रिएट करनी है भाईजान, पूरी बात देखें, ऐसे 2 नंबरी ना करें, ये लो ये नहीं है, चलो अब ये ना कहना ये है, जल्दी करो जी। ये पार्ट्स होंगे ना बेटा, इसका सेकंड पार्ट मैंने उठाया है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। 16-16 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए तो इसे 9 दिन लगाए हैं। हम क्या करते हैं, हम चैलेंजिंग पे टाइम लगाते रहते हैं। बोनस एवरेज को कहते हैं तू तो मेरा दोस्त है, वो पेपर वाले दिन कहते हैं मैं तेरा कोई दोस्त नहीं हूँ। बोर्ड पे फोकस करो। कर लिया है भाई? कर ली भाई, कैसी हो? Walnut Limited is engaged in the business of import and distribution of electronic appliances. The following events took place subsequent to the reporting period 31/12/11। 20 दिसंबर 11 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया टू क्लोज डाउन द डिवीजन विच इंपोर्ट्स एंड सेल्स मोबाइल सेट्स। लो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। ये डिसीजन पब्लिक हुआ 29 दिसंबर 11 को। मुझसे डिस्कशन भी कब की मांग रहा है? इसका मतलब प्लान डिटेल्ड मौजूद है,
20 दिसंबर को अनाउंस हुआ, 29 दिसंबर को कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन हुई अगले साल, तो एक्सपेंस की पेमेंट अगले साल हो रही है और उसकी प्रोविजन मेरे साल में क्रिएट हो रही है। एंट्री बताएं, रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर नेट कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद द क्लोजर ऑफ दिस डिविजन वाज एज फॉलो। ये क्या है, रिडंडेंसी कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग को शामिल करूं, ऑपरेटिंग लॉस को नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग मोबाइल सेट, ये तो IAS 16 में जाएगा। कहाँ जाएगा, IAS 16 में। अब कहोगे ब्रैकेट क्यों लगी हुई है, और कह दो ये एक्सपेंसेस हैं तो ये प्रॉफिट है तो ब्रैकेट लग रही है, और अगर इसे ब्रैकेट नहीं लगानी तो फिर इन तीन को ब्रैकेट लगाएंगे। ये है प्रोविजन फॉर, बोलो, रीस्ट्रक्चरिंग। ओके हो गया, कोई मुश्किल तो नहीं है, चलें। कौन, सॉरी भाई, इसकी गुड्स जो है ये मोबाइल सेट है, IAS 2 में जाएगा। नॉर्मल जो इसका ऑपरेटिंग लॉस होता है, नॉर्मल जो इसका ऑपरेटिंग लॉस होता है, ये भी कह सकते हैं कि अगर कहीं NRV इसकी कम थी, NRV इसकी कम थी तो ये NRV एडजस्टमेंट है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, क्योंकि यहाँ ऑपरेटिंग लॉस उसने बताया है कब, 1 जुलाई 11 से कब तक, डिवीजन की क्लोजर तक, साथ ये भी प्रॉफिट बताया, तो इसका मतलब ये इसने एक्सपेंस रखा है और ये इसने प्रॉफिट रखा है, दोनों को नेट करेगा तो नेट गेन या नेट लॉस है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। हाँ, अगर मोबाइल ऊपर ना लिखा होता तो फिर मोबाइल को हम एसेट समझते हैं, फिर हम ये कहते हैं डिस्पोजल पे आ रहा है। ठीक है, आगे आ जाए भाई। वारंटी दावा सिखाया था पहले दिन, आपने दावा किया, क्या दावा किया, भाईजान कोई ख़राबी हो तो ले आइएगा, मैं क्या कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। मसलन अगर ये बायोलॉजिकल एसेट को डील करता है और मैं इससे कोई जानवर ख़रीद के ले आऊँ तो क्या कहेगा, भाईजान प्रॉब्लम हो तो कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं ना, वो नहीं तो मैं सही। अब वारंटी देखें क्या किया आपने, एन एंटिटी प्रोवाइड्स वारंटी टू इट्स कस्टमर टू रिपेयर और रिप्लेस सर्टेन टाइप ऑफ डैमेज टू इट्स प्रोडक्ट विद इन अ सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड फॉलोइंग द सेल डेट। If the company can reasonably estimate the amount of warranty claims likely to arise under the policy, it should recognize provision for reflects the cost of these anticipated claims. The accrual provision shall be recorded in the same reporting period in which the related product sale are recorded, so that the financial statement represent all costs associated with product sales most accurately. जिस साल की सेल उस साल की वारंटी प्रोविजन, क्या बोला, लिखो वारंटी प्रोविजन में, जिस साल की सेल उस साल की वारंटी प्रोविजन। जी भाई, क्या कहा, जिस साल की सेल, अच्छा ये मुझे बताएं, जो मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा क्या 100% श्योरिटी है कि उतने ही कस्टमर वारंटी क्लेम लेने आएंगे, ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, हम अपने पास एक्सपीरियंस की बेस पर एज ए एक्सपर्ट जो है वो प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। एंट्री बताएं, प्रोविजन फॉर वारंटी, और जब वो वारंटी क्लेम लेकर आएगा खर्चा होगा तो क्या एंट्री पास करूंगा, प्रोविजन डेबिट बैंक क्रेडिट। तो ये प्रोविजन भी प्रैक्टिकली कैश की पेमेंट के लिए है, क्योंकि अमाउंट और डेट अनसर्टन है, इसलिए प्रोविजन का वर्ड कह रहे हैं। और अगर ये हमने गुड्स क्रेडिट पर बेची होती या क्रेडिट पे ख़रीदी होती तो फिर ये लायबिलिटी और एसेट होता, फिर इसके साथ प्रोविजन का वर्ड यूज़ ना करते। वारंटी है ना, सॉल्व करके दे मुझे।
जी भाई क्वेश्चन नंबर 15 भाई क्वेश्चन नंबर 15 ऑटम 10 में आया था पेपर में, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 6 14 नंबर का था 37 से, देख लें 12 14 12 14। ये पार्ट कितने नंबर का है? ये होगा 5-7 नंबर का, 5-7 नंबर का पार्ट है ये। टोटल 3 पार्ट मिला के 14 नंबर बने होंगे। जल्दी से सॉल्व कर दें, सही कीजिएगा, गलत ना हो, मार पड़ेगी वरना। Following information pertains to Kallat Industries QIL for its financial year ended 30 June 10. QIL sells all its products on 1-year warranty which cover all types of defects. 1 साल की वारंटी पर हमने दिया। प्रीवियस हिस्ट्री इंडिकेट्स, ये वो पॉइंट होता है जिस पे आप वारंटी कैलकुलेट करते हैं। इंडिकेट्स दैट 2% ऑफ द प्रोडक्ट्स कंटेन मेजर डिफेक्ट्स whereas 10% have minor defects. It is estimated that if major defects were detected in all the products sold, repair cost 150 और अगर minor होंगे तो repair cost 70. Total sales for the year 830 हैं। Describe how the above issue should be dealt with in the financial statement for the year ended 30 June 10. Support your answer in the light of relevant international accounting standard and quantify the effect where possible. क्वांटिफाई द इफेक्ट का मतलब है प्रोविजन की अमाउंट करके प्रोविजन की एंट्री भी बता दो। ठीक है, अब आ जाए, कितना खर्चा है अगर मेजर होंगे तो, और कितने परसेंट चांस है भाई, कितने परसेंट? 2%। कितना बना जी? 3। आगे आ जाए, माइनर होगा तो 70 है और चांस कितना है? कितना बना जी? 7। अब बताएं जी, जी कितना बना? लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। whenever we are calculating provision for warranty, whenever we are calculating provision for warranty, different possible outcomes are possible. Best way will be to average out the possible outcomes. Best way will be to average out the possible outcomes. अब यहाँ रुक जाए, फर्क समझे। अगर मेरा अदालत में केस चल रहा है लिटिगेशन का, तो वहाँ स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? अगर आपके लॉयर ने 2-3 आउटकम्स बताए तो किसे लेके चलना? मोस्ट प्रोबेबल को लेके चलना। वहाँ एवरेज आउट रिकमेंडेड नहीं है, जबकि यहाँ एवरेज आउट रिकमेंडेड है। लिख लें, दिस इज कॉन्ट्रेरी टू लिटिगेशन प्रोविजन। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू litigation provision. There we focus on बोले most likely outcome estimation. There we focus on बोले most likely outcome. वहां पे most likely outcome की प्रोविजन बनाते हैं, यहां किसकी बना रहे हैं? एवरेज की। ये फर्क याद रखना है। लिटिगेशन में स्टैंडर्ड कहता है कि आपने एवरेज आउट नहीं करना, वहां पे किसको लेके चलना है? जो मोस्ट लाइकली आउटकम हो। और वारंटी में, गारंटी में किसे लेके जाना है? एवरेज आउट। अच्छा, यहाँ था ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या हुई है? सेल हुई है। लिख लें, ऑब्लिगेटिंग इवेंट जो है सेल हुई है, उसकी वजह से आपकी ऑब्लिगेशन बनी है। ना आपकी सेल होती, ना ऑब्लिगेटिंग इवेंट होती, और ना ऑब्लिगेटिंग इवेंट होती, ना आप प्रोविजन क्रिएट करते।
तो प्रोविजन क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए आपको, या लीगल ऑब्लिगेशन या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, और इन दोनों के पीछे क्या होगी, ऑब्लिगेटिंग इवेंट होगी। अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो फिर बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी, और अगर कोर्ट से केस से रिलेटेड है तो कोई हादसा पेश आया होगा। याद रहेगी बात। तो दो तरह की ऑब्लिगेशन बनेगी, या बाय लॉ बनेगी या कंस्ट्रक्टिव बनेगी। बाय लॉ बनेगी तो लॉ हरकत में आया हुआ होगा, कंस्ट्रक्टिव बनेगी तो बिजनेस के ऑपरेशंस या बिजनेस की कोई एक्टिविटी हुई होगी जिसकी वजह से ये ऑब्लिगेशन बनी, जैसे रीस्ट्रक्चरिंग। अब ये बाय लॉ नहीं है, ये क्या हुआ है, ये बिजनेस के ऑपरेशंस हरकत में आए जिसकी वजह से आपकी ऑब्लिगेशन बनी। क्या करना था, डिस्क्राइब करना था हाउ द इशू। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, ऑब्लिगेटिंग इवेंट हुई है, अकर कब हुई है ऑब्लिगेटिंग इवेंट, हमारे फाइनेंशियल ईयर में। और ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या थी, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। और कितने आउटकम पॉसिबल है, दो। पहली फिगर कितनी है, 150 इंटू 2% कितना बना 3, और दूसरा 70 इंटू 10% कितना बना 7, टोटल कितना हुआ 10। अब ये 10 एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, लिख लें, एक्सपेक्टेड वैल्यू। और वारंटी के केस में आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू पर प्रोविजन क्रिएट करनी होती है। एंट्री भी बता दें, वारंटी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। एक बात और सुन लीजिएगा, जैसे ये बच्ची ने पूछा था, 10 की तो हमने एंट्री पास कर दी। अब दो बातें हो सकती हैं, फ्यूचर में या अंडर प्रोविजन होगी या ओवर। अंडर हुई तो एक्सपेंस डेबिट कर दूंगा, बैंक क्रेडिट कर दूंगा। कितने से, ओवर वाली अमाउंट से। अंडर हुई तो प्रोविजन को डेबिट कर दूंगा और एक्सपेंस को क्रेडिट। तो याद रखें, अंडर ओवर हुई तो रिवर्सल होगी इस एंट्री की, रिवर्सल होगी इस एंट्री की। और अगर अंडर हुई तो उस वक्त प्रोविजन नहीं क्रिएट हो रही होगी, प्रैक्टिकली पैसे दिए जा रहे होंगे, एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा और बैंक क्रेडिट हो रहा होगा। मसलन बैंक मैंने 12 से किया, एक्सपेंस 2 से करूंगा, प्रोविजन 10 से कर दूंगा। और अगर 8 हुई तो फिर बैंक क्रेडिट हो रहा होगा 8 से, एक्सपेंस 2 से क्रेडिट हो रहा होगा, प्रोविजन इस 10 से डेबिट हो रही होगी। ये भी कॉपी कर लें। डेफर टैक्सेशन अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, उसमें ये चीज़ें आएंगी, फिर दोबारा बतानी पड़ेंगी। ये है अंडर के लिए और ये है ओवर के लिए। अंडर में एक्सपेंस में ले जाऊंगा, ओवर में रिवाइज कर दूंगा, रिवीजन कर दूंगा प्रोविजन की। कितने लेक्चर्स रह गए, 49। अब मैं ये बोला करूंगा कितने रह गए कि काश आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। मुश्किल ही है, वही एक जहन बनाया हुआ है कि अगस्त में पढ़ेंगे। 8 अगस्त में पढ़ के नहीं होता, ये जहन में रखिएगा। ये बी लॉ, सी लॉ, इन सारों को इकट्ठा कर लेना तो ये रिपोर्टिंग वाले साइड का एक हिस्सा नहीं बनता। ये मुझे भी पता है, मैंने पढ़ाया हुआ, अल्लाह का शुक्र, लॉ पहले भी बताया था आपको। ये बी लॉ, सी लॉ से ना मुझे कहा करें कि उनका भी होमवर्क है। मुझे पता है उसका कितना होमवर्क करते हो तुम। मुझे, हाँ ऑडिट मुश्किल पेपर है, मैं मान रहा हूँ। हाँ ऑडिट मुझे पढ़ाना नहीं आता, पहले कह रहा हूँ, ऑडिट नहीं मुझे पढ़ाना आता। ऑडिट में शायद आप मेरे से ज़्यादा अच्छे हो। जी, अंडर प्रोविजन का मतलब क्या है, मैंने कम चार्ज की। ओवर का मतलब मैंने ज़्यादा चार्ज की। यहाँ मैंने 10 चार्ज की, पेमेंट 8 की हुई। चिट्टे भाई, गोरा रंग भी जो है ना वो इंसान को कुछ भी करवा देता है, बंदा कुछ भी नहीं कह पाता। गोरा रंग भी और मोटा आदमी भी। एक और चलाएगा, चला दे, जितनी चलानी है चला दे यार, हमारा कौन सा शो चल रहा है। एक मिनट, अभी वहां तो रहने देते हैं, वही जो पिछला क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलो अब कर लो, आप अपना कर लो, जरा जल्दी से कर लें। नहीं है, स्टॉक क्लियर करने में रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट नहीं है, वो ऑपरेशंस का पार्ट है। और ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी खर्चा हम रीस्ट्रक्चरिंग में नहीं डालेंगे बेटा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स तुम देखते होगे यार, ये फिजिकल वाले क्या चीजें हैं यार, कैसी चीजें हैं।
शरीफ बच्चे हैं, बच्चा कह के ना बच्चे की तौहीन ना कर, तेरी मेहरबानी। अभी कोई बच्चा आ गया ना, उसने कहा ना अंकल आप इधर बैठे हुए हैं। बच्चा, ख्वाब देखो इसके, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। निकले बच्चे तेरी गली से फिर भी कम निकले। आगे चलो भाई, वो क्लियर है, अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन। अगर आपने ज्यादा चार्ज की तो रिवर्स कर देना, कम की तो आगे बढ़ा देंगे, लेकिन फिर प्रोविजन नहीं होगी, क्योंकि प्रोविजन एस्टीमेट का नाम है और उस वक्त कस्टमर हमारी दुकान पे खड़ा है, तो हम प्रैक्टिकली पेमेंट दे रहे होंगे। आगे चले भाई, ये कर दें यार। साहिवाल से लोग गायें लेकर आते हैं, आपने देखें क्या खरीदा है। इंसान बनो। वैसे अगर भोले तुम और कामरान मेरे साथ लग जाओ ना, तो सीजन लगा सकते हैं हम दोनों तीनों। इन्वेस्टमेंट मेरी, बायोलॉजिकल रिसर्च संभालना तुम्हारा काम, ठीक है। भोले को भी बाद में गिफ्ट के तौर पे रख देंगे। भाई देखें, ओ भाई, अगर अल्लाह ने हिम्मत दी भी हो और गुंजाइश हो तो कुर्बानी छोड़ा ना करें। हालात इतने ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अक्सर लोग इसको अवॉइड करती हैं, और ख़र्चे भी इतने ज़्यादा हैं बच्चों की पढ़ाई वगैरह के। जहन तो बनता है, लेकिन कोशिश किया करें कि कुर्बानी मिस ना हो, क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह ने जोड़ी हुई हैं ना, उनको करने से बरकत आएगी, उनसे कमी नहीं आएगी। नहीं छोटे जानवर की हिम्मत बनती, हम गाय में हिस्सा कर लें, उससे भी कुर्बानी पूरी हो जाती है, क्योंकि कुर्बानी स्टेटस का नाम नहीं, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का नाम है। तो कोशिश करें कि तरगीब जो है घर में चलाते रहें कि अगर हम ज़िंदगी में वालिद कुर्बानी करते रहे हैं और तरतीब चल रही है, तो किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज किया जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे इंशाल्लाह। हम सारा साल गोश्त खाते हैं, इसलिए कुर्बानी करें तो खुदा का वास्ता है माड़े बंदों तक पहुंचना चाहिए। हाँ, हम सारा साल ही खाते हैं, जो बेचारा सारा साल नहीं खाता उम्मीद लगाई हुई है गोश्त वहाँ तक पहुँचना चाहिए, और सही वाला गोश्त पहुँचना चाहिए। साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग हैज सोल्ड 10,000 यूनिट्स इन द ईयर। कितने बेचे? सेल्स अक्रूड इवनली ओवर द ईयर। इट एस्टिमेट दैट फॉर एवरी 100 आइटम सोल्ड 20 विल रिक्वायर at a cost of 100, 10 will require substantial repair at a cost of 400, and 5 will require major repair or replacement at a cost of 800 each. On average, the need for a repair becomes apparent 6 months after a। पहली बात तो याद रखना, 6 महीने के बाद अगर कोई वारंटी कार्ड लेकर आया तो फिर हम उसे चपेटे मार के जो है वापस भेजेंगे, क्योंकि इसकी एक्सपायरी कितने टाइम पे हो जाएगी? 6 माह बाद। तो तूने जब जानवर बेचने हैं तो कब तक की वारंटी देनी है? 1 हफ्ते की, 6 माह। वैसे ही मजाक करो, वैसे देते हैं व्यापारी, जानवर की भी वारंटी देते हैं। जो सही लोग होते हैं वो जानवरों की वारंटी दे सकते हैं। कैसे? कुर्बानी का जो जानवर है उसका कान नहीं कटा होना चाहिए, उस पर कोई परमानेंट जो है जख्म नहीं होना चाहिए। अब ये कह सकता है जनाब जानवर लेकर जाएं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो शाम तक आप मुझे क्या कर सकते हैं? नहीं, गारंटी नहीं होगी। अगर उसने साथ डंगा डॉक्टर बिठाया हुआ है, कर सकता है भाईजान। अब मैं डंगा डॉक्टर तो नहीं हूं, आपका अगर तजर्बा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट पे भी वारंटी दी जा सकती है भाई, ठीक है। हाँ, अगर गारंटी दे रहा है फिर तो ये बहुत ही नेक आदमी है ना, पुराना ले आओ नया ले जाओ, लेकिन ये देगा नहीं ऐसी गारंटी, तो वारंटी पे ही रह ले यार, गुजारा कर ले मेरे दोस्त चैंपियन। करें जी, व्हाट इज द क्लोजिंग प्रोविजन? कैलकुलेट करके दें, जल्दी से करें भाई, 1 मिनट लगाएं प्लीज। बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दीजिए, जल्दी कर लें, मैंने आज IS 10 शुरू करना है प्लीज। नहीं कल करेंगे, इंसान बन। खामोश बेटा, बातें ना करें, मुझे करके दें ताकि भी मैं आगे शुरू कर सकूं।
प्लीज प्लीज बेटा प्लीज बातें नहीं। शुरू करूं? और ये जो शरपसंद अनासिर है ना, जो अब टाइम को वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि यार इससे अगले दिन ही शुरू करवाना है, वो इंसान बन जाए। साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग है सोल्ड 10,000 यूनिट्स इन द ईयर, ठीक है। वारंटी कितनी की दी हुई है? 6 महीने की। वारंटी कितने की दी हुई है? अब बताओ, साल की सेल लेकर चलूं या 6 महीने की सेल? 6 महीने की सेल। क्यों? अगले जो 6 महीने होंगे उनकी वारंटी का पीरियड अगले 6 महीने होगा। पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा फिर समझ आएगी। सेल्स एक्रूड इवनली ओवर द ईयर, इसका मतलब पर मंथ सेल क्या है? सेम है। इट एस्टिमेट डेट फॉर एवरी 100 आइटम्स सोल्ड, यहां से बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, असल में उसे लिखना चाहिए था 20%। विल रिक्वायर स्मॉल रिपेयर एट अ कॉस्ट ऑफ 100। 10 विल रिक्वायर, यानी 10%, 100 में से 10, और उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 400 ईच। इसके साथ भी ईच का वर्ड होना चाहिए भाई। एंड 5 विल रिक्वायर मेजर रिपेयर 5%, और यहां कॉस्ट कितनी होगी? 800 ईच। इसके साथ ईच नहीं है, इसके साथ भी ईच लिखना है। ऑन एवरेज द नीड फॉर अ रिपेयर बिकम्स एपरेंट 6 मंथ आफ्टर अ सेल। 6 महीने का टाइम आपके पास है जिसमें आपकी क्या शुरू होगी? वारंटी की क्लेम शुरू होगी। देखें, ऑन एवरेज द नीड फॉर अ रिपेयर बिकम्स एपरेंट 6 मंथ आफ्टर अ सेल। क्या कह रहा है? व्हाट इज द क्लोजिंग प्रोविजन? जरा कैलेंडर बना लें। अकाउंटिंग ईयर बताया है कोई? नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्वेश्चन साइलेंट हो तो यही हमारा पीरियड होता है। 6 महीने हो गए बेटा। इस 6 महीने की जो सेल की है, इसकी वारंटी कब से एक्सपेक्ट शुरू करूंगे? कस्टमर आना शुरू होंगे जुलाई से, ठीक है। और ये जो 6 महीनों की सेल की है, इनकी वारंटी पीरियड शुरू होगा इससे आगे का। ये लिखा हुआ है। ऑन एवरेज द नीड, जरूरत पड़ेगी रिपेयर की कब? 6 महीने, 6 महीने बाद। इसका मतलब जनवरी की, जुलाई में, फरवरी की, अगस्त, मार्च की, सितंबर, अप्रैल की, अक्टूबर, मई की, नवंबर और जून की, दिसंबर। यहां तक का पीरियड बना। इनकी वारंटी क्लेम की एस्टिमेशन कब से शुरू होगी? जनवरी से। अब बताओ 10,000 लेके चलूं या 5,000? क्योंकि मेरे पीरियड में ये वाला जो सेल है इसकी तो क्लेम आ ही नहीं सकती। इसकी क्लेम तो कब से आएगी? लिखे लिखे एग्जाम फोकस पॉइंट। हम उस पीरियड के लिए वारंटी की प्रोविजन एस्टिमेट करेंगे। हम उस पीरियड के लिए वारंटी की प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे जिस पीरियड में क्लेम आना एक्सपेक्टेड है। प्रोविजन की डेफिनेशन क्या? अनसर्टेन टाइम, अनसर्टेन डेट। आप सुने, सुनो भाई, हेलो। अमाउंट और डेट अनसर्टेन। आप सुने भाई, ये जनवरी वाला जुलाई के बाद अगस्त में आ सकता है? सोच के बताएं। आ सकता है। ये ऑन एवरेज द जरूरत फॉर अ रिपेयर बिकम एपरेंट 6 मंथ आफ्टर अ। ये जनवरी यहां से है, इसके ये 6 महीने पूरे होंगे,
इसके बाद यहां तक आ सकता है। इसने ये नहीं बताया कब तक आ सकता है। क्या कहा? इसने ये नहीं बताया कब तक आ सकता है, ये बताया है कि 6 महीने से पहले नहीं आ सकता। अब बताओ, अगर तुमने 12 महीनों की सेल की तो इनमें से कौन इस साल आ नहीं सकता? जुलाई वाला, अगस्त वाला, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या कह रहा है? जरूरत ही रिपेयर की कब पड़ती है? 6 महीने के। तो ये वाली सेल्स जो है इनकी वारंटी कब से शुरू होगी? इस पीरियड से, इस पीरियड से। तो इसलिए सेल कितनी लूंगा? 10,000 नहीं, कितनी? 5,000 यूनिट। 5,000 यूनिट का 20% कौन सी रिपेयर मांगेगा? स्मॉल। और उसका रेट क्या है? 100 ईच। और 10% सब्सटेंशियल उसका रेट, और 5% मेजर उसका रेट। बना दे मुझे वारंटी की अमाउंट, वारंटी की अमाउंट बना दे। दो नियत है यार, अल्लाह माफ़ करे, तुम्हारी नियतों में बड़ा फतूर है यार, अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम करे बस। क्या? नहीं, गुड क्वेश्चन। सुनो भाई, अभी मैंने 2 मिनट पहले एक जुमला बोला है, वो जुमला क्या था? वारंटी कब एक्सपायर्ड होगी ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, वारंटी कब शुरू होगी ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑन एवरेज द नीड फॉर अ रिपेयर बिकम्स अपरेंट 6 मंथ्स आफ्टर अ, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। हो सकता है इसने कहा 5 साल तक आ सकते हैं, हो सकता है 3 साल तक आ सकते हैं, आमतौर पे 1 साल का दिया जाता है, 2 साल का भी दे सकते हैं। ठीक है भाई, वारंटी तो 3 साल की भी होती है। जैसे ये कार की वारंटी उन्होंने मुझे कार दिया किया वालों ने, तो कुछ चीज़ों की उन्होंने वारंटी 4 साल की दी है कि 4 साल तक या 1 लाख किलोमीटर से पहले आप आ सकते हैं। इसका मतलब इन्होंने क्या दिया? एक्सपायरी दी है, स्टार्टिंग नहीं दी। और साइलेंट तो स्टार्टिंग कब शुरू हो जाएगी? पहले दिन से, पहले दिन से। जी शाबाश, गुड, ये पॉइंट हो गया। ऑन एवरेज द नीड फॉर अ रिपेयर बिकम्स एपरेंट, यानी जुलाई वाली सेल के रिमोट चांस हैं कि इस पीरियड में कोई आ सकता है। कब से आएगा? जनवरी से, क्योंकि वर्ड क्या है? रिपेयर। और नई चीज की रिपेयर शुरू में नहीं पड़ती, कुछ पीरियड गुजरने के। तो कह सकता हूं इसने जो वारंटी दी है वो रिपेयर की दी है, कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? रिपेयर करता रहूंगा। जैसे स्टूडेंट आदमी किसी तंदूर पे खाना खा रहा हो तो प्लेट 1 मंगवाता है, ग्रेवी 3 मंगवाता है, 4 भी मंगवाता है। आओ अब बताओ सेल टोटल कितनी है? 10,000। लेकिन आप क्या कह रहे हो? 6/12, क्योंकि कब जरूरत पड़ेगी रिपेयर की? अच्छा, ये आ गया 5,000। इसका कितने परसेंट? 20%। यहां क्या मिलेगा? नंबर ऑफ रिपेयर्स, नंबर ऑफ रिपेयर। इस तरह की रिपेयर का रेट बोलो जी। 1,000। मोटू 1 लाख है, पक्की बात। आगे चले, 10,000 6/12, इनमें से कितनों का मसला? 10%। कौन सी मांगेंगे? बोलो जी। 2 लाख। 10,000 जरा 6/12 इंटू ये कितना मांग रहा है? कितना हुआ? 2 लाख टोटल कर दो। अब ये 5 लाख क्या है? प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर एंट्री क्या पास करोगे? वारंटी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। कितना बना? 5 लाख। अब सुनो, हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, अगर अगले साल 6 लाख की क्लेम आ गई तो तुमने अंडर प्रोविजन की, और अगर 4 लाख की आई तो ओवर की। अंडर की तो पैसे दे दिए, एक्सपेंस को डेबिट कर दो। ओवर की तो की हुई प्रोविजन को रिवर्स कर दो। ओके हो गया? अच्छा, बच्चा क्या समझता है? अंडर की तो और प्रोविजन क्रिएट कर दो, ये गलत कॉन्सेप्ट है। वजह उस वक्त प्रैक्टिकली कस्टमर सामने खड़ा हुआ है, वो आपसे
सर्विस ले रहा है, आप जिससे लेके दे रहे हो उसे सर्विस, उसे पैसे दे रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते प्रोविजन को बढ़ा दो, एक्सपेंस बढ़ेगा क्योंकि बैंक डाउन हो रहा होगा। हाँ, अगर तुमने ज़्यादा प्रोविजन की तो कस्टमर तो कम आए, तुम्हारी जेब से पैसा कम गया, प्रोविजन डेबिट ज़्यादा से होगी, बाकी कहाँ ले जाओ, एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। किसे क्रेडिट कर दो? तो ये नहीं कहना प्रोविजन बढ़ा दो। रियल लाइफ में जब वारंटी क्लेम आ जाती है तो प्रोविजन वाला मार्जिन नहीं है। आप कस्टमर को ये नहीं कह सकते जा यार 6 महीने बाद आई, पहले मैं प्रोविजन को बढ़ा लूँ। ठीक है बच्चों जी, ईयर एंड पे करते हैं। और जो वारंटी क्लेम्स आती हैं वो किसी टाइम भी आ सकती हैं, लेकिन अभी आपने ईयर एंड जहन में नहीं रखना, क्योंकि यहाँ उसने ईयर एंड की हमसे बात नहीं की, 6 महीने का टाइम दिया। ये तो मैं डेफर टैक्स के लिए आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन। हमने कौन सा यहाँ पढ़ना होता है, अभी आ जाएगा वो, अगले उसमें आएगा डेफर्ड में। असल में वारंटी वाला ज़्यादा काम जो है वो डेफर्ड टैक्सेशन में है, लेकिन यहाँ उसकी प्रोविजन क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन इंशाल्लाह परसों से अल्लाह ने चाह तो। जी नहीं मेरे भाई, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली चलती है और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली चलता है। तो इसका मतलब उस साल के एक्सपेंस में से ही कम करेंगे। जैसे आपने टैक्स पढ़ा, पढ़ रहे हैं, आपने असेसमेंट के लिए अपनी रिटर्न बनाई और भेज दी और उस पर टैक्स कैलकुलेट करके भेज दिया। अब 6 महीने के बाद टैक्स वाले क्या करते हैं, रिटर्न फाइनल करते हैं। आपने अपना खर्चा तो पिछले साल टैक्स का लिखा, इस साल अगर टैक्स वालों ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो इसका मतलब जो तुमने एस्टीमेट किया था वो अंडर प्रोविजन थी, और अगर उन्होंने कम लगाया तो तुमने जो एस्टीमेट किया था वो ओवर प्रोविजन थी। और इसलिए टैक्स का लिंक क्या बनता है, कुछ आप पिछले साल में लिख रहे होते हैं और कुछ अगले साल में लिख रहे होते हैं। सेम इज द केस विद प्रोविजन। आए जी, कौन सा स्टैंडर्ड हेडिंग बनाए, IS 10। शक्लें अच्छी ना हो तो बात अच्छी किया करो। जी IS 10 जी सेम रहेगा। जैसे आपने रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन कैलकुलेट की, 3 महीने के बाद अगले अकाउंटिंग ईयर में प्रैक्टिकली रीस्ट्रक्चरिंग की पेमेंट करने लगे तो पता चला पेमेंट ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब पीछे आपने अंडर प्रोविजन की हुई थी, और अगर कम हुई तो मैंने आपको एक पास पेपर करवाया है, या आज होगा या कल होगा, इसके साथ आएगा। उसमें लॉयर 1 साल में कहते हैं यार प्रोबेबल नहीं है तो हम प्रोविजन कैलकुलेट नहीं करते। सुन तो रहे, डिस्क्लोजर दे दिया, अब अगले साल हेयरिंग्स हुई तो उसे महसूस हुआ ओ हो ये नॉट प्रोबेबल नहीं है, प्रोबेबल है। क्या है? प्रोबेबल है। तो अगले साल मैं उसकी प्रोविजन कैलकुलेट करूँगा और डिस्क्लोजर में लिखूँगा कि पिछले साल मैंने सिर्फ डिस्क्लोजर दिया था, प्रोविजन कैलकुलेट नहीं की थी क्योंकि नॉट प्रोबेबल था। इसलिए तो कंपैरेटिव फिगर्स लिखी जाती हैं और इसलिए कंपैरेटिव डिस्क्लोजर भी होते हैं। याद करें FAR 1 में रीवैल्यूएशन में अगर 2 साल का नोट आ जाता था तो हम कहते थे इस साल रीवैल्यूएशन हुई है, पिछले साल रीवैल्यूएशन में ये फिगर आई थी। तो कंपैरेटिव इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पिछले साल का भी नोट हो जाए। क्लियर भाई? ठीक है, और अगले साल नॉट प्रोबेबल हो गया, हाँ, तो फिर जो डिफरेंस है इसका मतलब वो बुक्स में नहीं आ रहा, ये इंक्रीज इन प्रोविजन है, लिटिगेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन कैलकुलेट हो जाएगी, जैसे हमने डिसमेंटलिंग में की।
वो भी चेंज इन एस्टीमेट था। वो चेंज इन एस्टीमेट हम कर रहे थे और यहाँ लिटिगेशन में हमने डिपेंडेंट हुए में एक्सपर्ट पे, क्योंकि हम लॉयर नहीं हैं। लॉयर हमें बताएगा कि प्रोविजन को ऊपर लेके जाओ या नीचे लेकर आओ। क्लियर भाई? नहीं, बैंक नहीं आएगा क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुई। हाँ, जज ने डिसाइड कर दिया भाई पैसे दो। अब मैंने प्रोविजन 40 की क्रिएट की हुई थी, लेकिन मैंने जो विक्टिम है, अफेक्टी है, उसे 45 दी है। अब मैं प्रोविजन को डेबिट करूंगा 40 से, एक्सपेंस को डेबिट करूंगा 5 से, बैंक को क्रेडिट करूंगा 45 से। क्लियर है बेटा? आए जी, अकाउंटिंग ईयर एंड 31/12 हमारा आइडियल है, उसी पे चलते हैं। खामोश। याद है इंट्रो में कैलेंडर बनाते थे? तो तुम्हारी सारी जिंदगी अब किस में गुजरनी है? कैलेंडर बनाने में। खामोश। F1 में ऐसा कभी कैलेंडर बनाया था? कहाँ? चेंजेस इन इक्विटी में, इंटरम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। ओके, ऐसे ही था। 1/1/19 कर दो, 31/12/19। ये अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया। ईयर एंड बच्चियों बातें नहीं, इसे ट्यूशन घर जाके पढ़ा देना या कॉमन रूम में। ईयर एंड हो गया। याद है ईयर एंड पे सर कहते थे 5 बज गए, लेजर क्लोज हो गए, ट्रायल बैलेंस बन गई। बेटा यार टॉपिक शुरू हो गया ना। अगर आप या तो मेरे साथ डिस्कशन कर लें, मैं रुक जाता हूँ, कोई इशू नहीं, इजी हो जाए। पूछे मौलाना कुछ पूछना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो पागल है यार। आप इधर फोकस करें। आप सुनो, रात 8 बजे अलाउंस कैलकुलेट हुआ, एक्सपेंस पेबल, इनकम रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, सारा कुछ हो गया भाई, हो गया। स्टॉक भी काउंट हो गया। वो बाबा जी ने आके एनआरवी एडजस्टमेंट भी कर दी। रात 10 बजे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बन गई। जब मैं ये कहानी सुनाता था, तुम छोटे बच्चे थे, मान लिया करते थे। अब तुमने टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दिया, तुम्हें पता चल गया यार ये अंसारी जो गोली करवाता था ना, रात 10 बजे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बन गई, कोई नहीं बनती। इतना आसान काम नहीं है। इसलिए लॉ वाले, टैक्स वाले आपको क्या कहते हैं? 6 महीने का टाइम, 30/6/20 तक आप रिटर्न जमा करवाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवाते हो। कौन सी? 19 की। कौन सी? 19 की जमा करवाते हो। ओके हो गया। इस पीरियड को कहते हैं पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड। क्या कहते हैं? वो आपको मैंने बताया था, जब हम छोटे आपकी एज में होते थे तो उस वक्त रोज़ा अगर अच्छी सहरी होती थी तो अजान के बाद भी खाते रहते थे। और क्या कहते थे? फतवा था। क्या फतवा? अजान के 5 मिनट तक खा सकते हैं अगर लेट आंख खोले। खाए जा रहे। एक दफ़ा हम इत्तेकाफ में बैठे, इधर ही सुनाया था। हाँ, तो वो पाए बन के आ गए थे, तो वो पाए थे मज़ेदार, अब खाए जाएं। बाद में जो हमारा दोस्त था उसने साइड पे खड़े होकर अजान दे दी कि तुम्हारा रोज़ा अब शुरू हो। ऐसे ही यहाँ पे मामला है। ईयर एंड कब हुआ? सुनते जाओ, ईयर एंड कब हुआ? अकाउंट्स कब फाइनल होने हैं? अब इस डेट पर आकर जब अकाउंट्स फाइनल होते हैं तो डायरेक्टर्स इन अकाउंट्स को क्या करते हैं? ऑथोराइज करते हैं। ऑथोराइज्ड फॉर प्रिंटिंग, ऑथोराइज्ड फॉर इशू, ऑथोराइज्ड फॉर। इस दिन तक, इन 6 महीनों में, क्या इस दिन तक, इन 6 महीनों में बिजनेस ट्रांजैक्शन होती रहती हैं। उनमें से कुछ इस पीरियड से रिलेटेड होती हैं, इनमें से कुछ इस पीरियड से रिलेटेड होती हैं। जो इस पीरियड से रिलेटेड होती है उनकी बात कर रहा हूं। जो इस पीरियड से रिलेटेड होती हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो रिकॉर्ड ही इस पीरियड में होंगी। अब यहां खड़े होकर इस पीरियड की कहानी अगर पता चले और अभी अकाउंट्स ऑथोराइज ना हुए हों तो हम इस पीरियड से रिलेटेड, इस पीरियड में पता चलने वाली बात को कभी रिकॉर्ड करेंगे, कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
कभी रिकॉर्ड करेंगे, कभी अगर रिकॉर्ड करेंगे तो वो बन जाएगी एडजस्टिंग इवेंट। क्या बन जाएगी? और अगर रिकॉर्ड नहीं तो वो क्या बन जाएगी? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब आप कहोगे यार ये कैसे पता चलेगा कि ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग? इसी के लिए क्या आया? IS10 आया। देखें लेफ्ट पे मैंने क्या लिखा, फिर दरमियान में एक गैप आया, उसके बाद क्या आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। अब उधर से देखें तो ये तकरीबन 6 महीने बनते हैं। इन 6 महीनों के लिए IS10 अप्लाई होगा। इन 6 महीनों के, अब क्या ये पीरियड कौन सा है? ईयर एंड से ऑथराइजेशन तक। ईयर एंड से, इससे पहले का भी नहीं है, इसके बाद का भी नहीं है। और इस 6 महीने में अकाउंटेंट 2 जगह बिजी होता है। 2020 को रिकॉर्ड कर रहा होता है, 2019 को कंक्लूड कर रहा होता है। अब इसकी टेबल पे 2 तरह की चीजें पड़ी होती हैं, एक 19 से रिलेटेड, एक ये 20 को कहता है तू तो जरा साइड पे हटना, पहले मैं 19 निपटा लूं। 19 स्क्रीन पे आती है तो आप 19 से पूछते हैं हाँ भाई बता तू एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग? वो कहते हैं मैं क्या बताऊं, ये तो कौन बताएगा? IS10 बताएगा। अगर एडजस्टिंग हुई तो रिकॉर्ड करूंगा, किस साल में? 19 में। और अगर नॉन एडजस्टिंग हुई तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा, कब? 19 में। ये बात की बात है कि डिस्क्लोजर दूंगा या नहीं दूंगा, सुनते जाइएगा। टाइप्स ऑफ इवेंट्स आफ्टर द एडजस्टिंग इवेंट और दूसरा नॉन एडजस्टिंग। अब एडजस्टिंग क्या है? प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द, मतलब ट्रांजैक्शन अकर हुई इस पीरियड में लेकिन उसकी बुनियाद यहां पर पड़ी हुई थी, उसकी बुनियाद यहां पर पड़ी हुई थी। नदीम को बचपन से इसकी फुप्पो ने मांगा हुआ है ना भाईजान? नहीं ये नहीं है, वो अरमगान है। अरमगान का खाला की तरफ रिश्ता हो गया। वो कहता है शुक्र है पिछले आटू में नहीं हुआ, वरना अंसारी साहब ने मेरा बहुत रगड़ा लगाता था। तो नदीम की फुप्पो ने से बचपन से मांगा हुआ है। कहो आमीन। मांगा हुआ है यार। अब सुनो भाई, यहां आकर इंसान बनो, यहां आकर इसने कैफ क्वालिफाई किया, ठीक है, और फंक्शन अरेंज हो गया। अब मुझे बताओ यहां फंक्शन अरेंज हुआ तो बुनियाद पहले की पड़ी हुई है। अब बताएं कौन सी इवेंट है? एडजस्टिंग। और अचानक ने कहा नदीम तू मेरा आज से बेटा, तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई? नॉन एडजस्टिंग। तो अगर इस पीरियड, सुन लो ना यार, पढ़ाने दो ना यार, आप पढ़ा ही रहो, मैंने ऐसे ही ऐसे 10 पूरा करवा देना इंशाल्लाह। इसी को बेस बनाना है कि नदीम की पप्पो ने अगर पहले बात की भी है तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, नहीं बात की तो कंडीशन एग्जिस्ट। यहीं से मैंने एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग देखिएगा कैसा टॉप क्लास तैयार होगा इंशाल्लाह। 50 समझ में आए लेक्चर तो इंशाल्लाह अगले 50 भी आएंगे। अब मैं चाहे फुप्पो की तरफ जाऊं चाहे खाला की तरफ, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुमने सिर्फ टॉपिक समझना है, समझ गए? आप सुना खामोश। अगर इस पीरियड में कोई ट्रांजैक्शन हुई और उसकी बुनियाद इस डेट पर या इससे पीछे मौजूद थी तो इसे हम कहेंगे एडजस्टिंग। और अगर इस पीरियड में कुछ ट्रांजैक्शन हुई और बुनियाद नहीं है तो इसे कहेंगे नॉन एडजस्टिंग। लेकिन वो अब्बा ही क्या जो पंगा ना करे, और वो IS भी क्या जो पंगा ना करे। अब्बा जी हम सीधे चल रहे होते हैं, यकीन करो बिल्कुल सीधे, एकदम जो है एक ऐसी बात होती है सारा किया कराया 0। बाद में हम कहते भी अब्बा जी ऐसे नहीं था, अम्मा पीछे से इशारा क्या कहती है? अम्मा का ये बड़ा कॉमन इशारा होता है। हम कहते हैं अम्मा जा तेरे नाम पे हम चुप हुए, और नहीं होंगे तो फिर तुम्हें पता है अब्बा जी चुप करवा ही देती है। अब हो क्या रहा है, यहां पर बड़ा क्लियर कट रूल बता दिया, यहां कुछ काम हुआ और उसकी बुनियाद पहले से मौजूद है तो वो बना, तो एंट्री पास कर दो। यहां कोई काम हुआ और उसकी बुनियाद पीछे, उसकी एंट्री ना करो, ठीक है,
लेकिन आईएसबी ने तो पंगा करना ही करना है। अब मैं पूरा रूल बच्चे को सिखा दूंगा, बच्चा पॉकेट में डाल लेगा, आगे एक एडजस्टमेंट आएगी, ठीक है, उसमें पंगा होगा। पंगा क्या होगा, पेंसिल ना करें, इस पीरियड में परफॉर्म होगा और पीछे कंडीशन नहीं होगी, यानी बुनियाद नहीं होगी, लेकिन स्टैंडर्ड कहेगा अज्यूम करो कि इसकी बुनियाद है। आप कहोगे दिल नहीं मानता, तो वो क्या कहेगा, आई कैप भी नहीं मानता। तो फिर हुआ क्या, ये बेसिक रूल 90% पे अप्लाई होगा। कितने पे, 10 पे। एक्सेप्शन होगी वो मैं लिस्ट में दे दूंगा, 6 चीजें हैं, 6 या 7। समझ आ गई। आज का भी क्रंच अभी तक का क्या हुआ, ईयर एंड डेट ऑफ ऑथराइजेशन, इस इंटरवीनिंग पीरियड को क्या बोला, क्या बोला, कहां से शुरू हुआ, ईयर एंड से कहां तक गया, डेट ऑफ ऑथराइजेशन। इसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन अकर हुई। अगर ट्रांजैक्शन अकर होने वाली ऐसी आइटम्स के लिए अकर हुई जिनकी बुनियाद पहले से मौजूद है, तो वो क्या बनी, और उनके लिए एंट्री पास होगी। और अगर यहां कोई ट्रांजैक्शन हुई और बुनियाद पहले से मौजूद नहीं है, नॉन एडजस्टिंग, उनकी एंट्री पास। अच्छा, अगर वो नॉन एडजस्टिंग इतनी पावरफुल है, इतनी जानलेवा है, इतनी अलार्मिंग है कि जिनको रिकॉर्ड ना करना तो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें डिस्क्लोज ना करना बर्दाश्त नहीं होगा, तो फिर हम उन्हें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर देंगे, ताकि मेंटली यूजर तैयार हो जाए कि अगले आने वाले साल में धमाके होने वाले हैं। समझ आ गई क्या कहा, धमाके। भाई इधर देख ले यार, साथ वाले ने अच्छा सूट पहना हो तो इधर देखना मेरी जान, वो साथ वाले का सूट देखे जा रहा है यार। इधर देखो, ये कौन सा पीरियड है, नेक्स्ट नहीं बोलना भाई साहब, मेरे जुमले बोले। इंटरवीनिंग पीरियड कब स्टार्ट होगा, कब तक जाएगा, इससे पीछे इधर कुछ नहीं है, इससे इस साइड पे भी, क्योंकि अगर इधर ट्रांजैक्शन हुई तो रिकॉर्ड होनी थी, और अगर इधर होगी तो वो 2020 में होगी। दोबारा सुनो, इससे पीछे ट्रांजैक्शन 19 में, इससे आगे 20 में, इससे आगे सारा 20 में है, ठीक है। ये वाला अलार्मिंग है, ये खतरनाक एरिया। क्यों, अकाउंटेंट की टेबल पे 19 की भी ट्रांजैक्शन आ रही है, 20 की भी आ रही है। जो 20 की आ रही है उनका तो राइट है, उन्होंने रिकॉर्ड होना है, लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी बुनियाद 19 के एंड में या 19 के पीरियड में पड़ी हुई है, तो उसको यहां एडजस्ट करेंगे, और अगर बुनियाद नहीं है तो फिर इधर एडजस्ट करेंगे, 19 में एडजस्ट। रोला 20 का या 19 का, तो ये स्टैंडर्ड 19 के लिए, 20 के लिए, 19 के लिए है। हाँ, जब 20 का एंड आएगा तो साथ 21 आ चुका होगा। अब क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड तो 20 के लिए है, 21 के लिए, और कौन से पीरियड के लिए, इंटरवीनिंग। कब शुरू होगा, कब एंड होगा, इसमें अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई और बुनियाद पहले से मौजूद है, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई बुनियाद पहले से नहीं है, लेकिन आईएसबी ने एक्सेप्शन देनी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।